हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे। हाउ इज एवरीवन, सारे ब्यूटीफुल किड्स आउट देयर कैसे हैं? ऑल गुड, वेरी गुड। मैं कमेंट्स देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें ये रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह सब समझ में आने लग गया है। दैट इज रियली रियली माय प्लेजर। ठीक है, कोई चीज़ अगर तकलीफ हो भी रही है तो कोई बात नहीं, एक दो बार फिर से उसको देख के स्लो करके समझेंगे तो आ जाएगा। तब भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो हमारा जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर के अंदर हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली। डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, उसको डिस्कवर कैसे किया, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है वहां तक कैसे पहुंचे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, टीआरएनए का स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड क्या है, ये हमने सारा देखा था। और फिर हमने अपने लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि आप जीन को ऑन या ऑफ कैसे कराते हो। तो हमने पढ़ा था कि भाई बहुत सारे मैकेनिज्म है। तो बैक्टीरिया में हमने कहा था बहुत सारी जीन्स मिलके काम करती हैं, तो उससे हमने कहा था ओपेरॉन कॉन्सेप्ट एक ऑपरेशनल यूनिट है। जीन को तो इसको काम करना है, बट ये काम करेगा या नहीं, तो रेगुलेटरी जीन भी रोल प्ले करेगी, प्रमोटर रोल प्ले करेगा, ऑपरेटर रोल प्ले करेगा। इतनी सारी चीजें हमने देखी थी। हमने कहा था रेगुलेटरी जीन एक प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट हमेशा ऑपरेटर से जुड़ता है, जुड़ने के बाद जीन्स ऑन हो गई तो प्रोडक्ट एक्टिवेटर कहलाएगा, रेगुलेशन पॉजिटिव। अगर रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट ऑपरेटर से जुड़ा, जीन्स ने काम करना बंद कर दिया, तो हमने कहा था प्रोडक्ट को इनहिबिटर और रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन बोल देंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ी, उसमें एक फोकस हमने पढ़ा था लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में हमने क्या देखा था, अगर लैक्टोज नहीं है, रिप्रेसर बना, ऑपरेटर से जुड़ गया, पॉलीमरेज प्रमोटर पे नहीं आ पा रहा था, तो जेड वाई ये ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर हम लैक्टोज दे देते हैं या उसका भाई एलोलैक्टोज दे देते हैं, तो हमने कहा वो रिप्रेसर को ही इनएक्टिव कर देते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जेड वाई को ट्रांसक्राइब भी कर लेता है, फिर उनका ट्रांसलेशन हो जाता है राइबोसोम से। यूकैरियोट में हमने कहा था 4 लेवल हैं। पहला एचएनआरएनए बनने से रोक दो, दूसरा प्रोसेसिंग रोक दो, तीसरा ट्रांसपोर्ट रोक दो, और चौथा पॉइंट ट्रांसलेशन को रोकना। तो ये सारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट हाउ कैन यू रेगुलेट अ जीन्स एक्सप्रेशन। ठीक है, आज अब हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं और आज की चीज हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आज से कई साल पहले 1990s में कुछ इंस्टीट्यूट्स और साइंटिस्ट ने सोचा कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्यों ना उसकी हेल्प से हम ह्यूमंस के अंदर जो डीएनए की इंफॉर्मेशन छुपी है उसको बाहर निकालें। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बातें पढ़ेंगे। और सबने सीआईडी देखा होगा कभी ना कभी, तो उसमें वो कहते हैं भाई आपके फिंगरप्रिंट्स, किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। तो ऐसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ह्यूमंस के डीएनए के अंदर भी ऐसी चीजें हैं जो दो ह्यूमंस में आइडेंटिकल नहीं हो सकती। अब तुम ये बोलो कि किसी के पास 10 उंगली है, किसी के पास 1000, तो ऐसा तो है नहीं, सबके पास यही हैंड का स्ट्रक्चर है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में जो प्रिंट बने हुए हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यही चीज एक साइंटिस्ट ने कहा डीएनए के लिए भी, कि डीएनए का टाइप सेम हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट करेगा जिससे आप दो इंडिविजुअल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। आज के लेक्चर के लिए एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, एनसीईआरटी से ही समझना है। ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। तो सबसे पहली चीज जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इट वाज लॉन्च्ड इन 1990। एनसीईआरटी में ही हाईलाइट या लिखते जाओ, जैसे जैसे मैं यहां लिखता जाऊंगा अपनी एनसीईआरटी में ही आपको लिखना है। ठीक है, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है 13 साल का प्रोजेक्ट था। यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको स्टार्ट किया था। और फिर आगे जाके यूके का वेलकम ट्रस्ट, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इन कंट्रीज ने भी कहा हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कंप्लीशन की डेट 2003, स्टार्टिंग 1990, खत्म 2003 में हुआ, तो 13 साल का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को बोला गया एक मेगा प्रोजेक्ट। मेगा हम वर्ड लगाते हैं कोई चीज जो बहुत लार्ज स्केल पे हो। तो देखो यूएस ने तो स्टार्ट किया, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना एंड अदर्स, और भी कंट्रियां इन्वॉल्व थी इसके पीछे, इंडिया भी इन्वॉल्व था इसके पीछे। प्लस जो पैसा खर्चा हुआ, ओ हो, जो टोटल कॉस्ट थी इस प्रोजेक्ट की वो थी 9 बिलियन यूएस डॉलर्स। 9 बिलियन। नॉर्मली जब आप 1 मिलियन बोलते हो तो दैट इज अराउंड 10 लाख। जब हम 10 मिलियन पे आते हैं तो वो बन जाता है 100 लाख या फिर 1 करोड़। फिर आता है 100 मिलियन। 100 मिलियन कितना हो जाएगा? 100 करोड़। और फिर आता है 1 बिलियन। एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की तरफ। 1 बिलियन इज अराउंड 1000 करोड़। इतने सारे पैसे। बिलियन की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 लाख। 10 लाख में एक जीरो सीधा ऐड हो गया। 1 करोड़, 1 करोड़ में एक जीरो ऐड हो जाएगा। एक जीरो ऐड हो जाएगा 10 करोड़, और ये 100 करोड़, नॉट 1000, 100 करोड़। तो इस तरीके से इमेजिन करो 100 करोड़ है, 9 बिलियन है, तो 900 करोड़ रुपए। कब? 1990 में। तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब। मैं भी पैदा नहीं हुआ था तब। हाँ मैं यंग हूं, मैं भी पैदा नहीं हुआ था तब। ठीक है। फिर इतना सारा डेटा आया। आप ह्यूमन के जीनोम को प्रोजेक्ट करते हो तो बहुत डेटा एक्यूमुलेट हुआ। तो ये सारा का सारा जो डेटा था, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इतने कंट्रियां इसके पीछे काम कर रही हैं, तो इसलिए इसको बोला गया था एक मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है। इतना सारा डेटा था कि आपको हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, आपको डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, ऐसे ही फास्ट स्पीड पे काम करने वाला लार्ज डेटा स्टोर करने के लिए हार्डवेयर बनाए गए। प्लस एक सॉफ्टवेयर की पूरी नई फील्ड आ गई। कंप्यूटर साइंस में एक फील्ड डेवलप हुई जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते थे जो बायोलॉजी के लिए काम करें। तो उस फील्ड को नाम मिला बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आप सारी कंप्यूटर की जानकारियां बायोलॉजी के लिए लगा रहे हो, तो ये एक नई फील्ड डेवलप हुई इसके साथ साथ। ठीक है। टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, क्या क्या लक्ष्य हैं इसके, तो सारी जीन को आइडेंटिफाई करना। हमने क्या कहा था? ह्यूमंस का हैप्लॉइड कंटेंट इज 3 बिलियन बेस पेयर्स। तो ये 3 बिलियन बेस पेयर में क्या सीक्वेंस है? बेसिस तो यही 4 है ना, लेकिन ये 4 किस सीक्वेंस में, किस पैटर्न में अरेंज्ड हैं, ये पता लगाना जरूरी था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए जो इस सारे डेटा को स्टोर भी कर सकता है, और पीछे एक वर्ड देखा होगा, रिट्रीवल एंड एनालिसिस। एक तो चीज है भाई, डेटा स्टोर हुआ है,
दूसरी चीज है जरूरत पड़ने पर आप वो डेटा निकाल भी पाओ, ढूंढ पाओ। 2-3 डेटा है उनका कंपैरिजन करना हो तो उनको कंपेयर कर पाओ। इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही गोल था ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाना जो डेटा एनालिसिस को और इंप्रूव कर पाए। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज, आपने कोई डेटा लिया, वो मेडिकल फील्ड में काम आ रही है, तो वो जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री उसमें ट्रांसफर हो पाए आराम से। भाई इतना काम करके डेटा खाली किताबों में बंद करके थोड़ी रखना था। आप चाहते थे कि ह्यूमंस में रिवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, तो आपको कोई चीज पता चली जिससे आपको लग रहा है कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता है, तो वो कैंसर वाले साइंटिस्ट को बताओ। कोई चीज है जिससे आपको लग रहा है डायबिटीज सही हो सकती है, तो जो भी डायबिटीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं उनको ये चीज बताओ। तो आपको ये नॉलेज, ये जो टेक्नोलॉजीज है, इसका ट्रांसफर भी होना चाहिए दूसरे दूसरे सेक्टर में। एंड टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आप जबरदस्ती के लिए जो चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो भाई अगर कोई एथिकल, कोई कह रहा है कि ये काम मत करो, भाई नहीं, भगवान की चीज है, तो मत कोशिश करो ह्यूमंस के डीएनए को जानने की। कोई लीगल इशू आ गया, तुमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर यूज करी जो मैंने बनाई थी और मुझे तुमने क्रेडिट नहीं दिया, तो मैं लीगल केस डाल सकता हूं, ये वाला काम बंद होना चाहिए, इसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सोशल इश्यूज, कितने सारे लोग तुम देखते हो इन जनरली एक ग्रुप बना लेते हैं, कम्युनिटी बन जाती है, वो बस धरना देने रखते हैं कि नहीं ये वाला काम गलत है, ये वाला काम गलत है। तो कोई भी ऐसा इशू भी आता है तो उसको भी एड्रेस करना है तमीज से। ये नहीं कि भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी क्लेम कर रहा है नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो आप उसको बताओगे भाई हमारे काम के क्या क्या फायदे हैं, हम क्यों ये काम करना चाहते हैं। फिर ह्यूमंस के साथ साथ बैक्टीरिया, ईस्ट, Rhabditis elegans एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक वर्म है, नीमाटोड्स आर वर्म्स। ड्रोजोफिला फ्रूट फ्लाई, टावल और अराबिडोप्सिस, इन सब के डीएनए सीक्वेंसेस को भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ही पता लगाया गया। बैक्टीरिया की जो हम बात करते हैं, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम का बैक्टीरिया है, उसके बारे में पता लगाया। ईस्ट का साइंटिफिक नाम सैकरोमाइसिस सेरेविसियाई, इसके बारे में पता लगाया। तो नॉन ह्यूमन मॉडल्स का भी पता चला। आज की डेट में जाके वीट का जीनोम, टोमेटो का जीनोम, इन सब पे भी बहुत काम चल रहा है। क्रोमोसोम 1 was completed in May 2006। अब एक कंफ्यूजन एनसीईआरटी की ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ तो 2003 ही आंसर जाएगा, क्योंकि तब से डेटा आना शुरू हो गया था। कोई भी पूछे लास्ट क्रोमोसोम कौन सा था तो सीक्वेंस हुआ, क्रोमोसोम 1 था, कब हुआ, तो ये दो अलग डेटा ऐसे ही याद रखना। अगर सिंपली पूछा जाता है प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ तो 2003, क्रोमोसोम 1 कब कंप्लीट हुआ तो 2006। अब अगर तुम्हारे मन में आ रहे तो सर इसको हमने लास्ट डेट क्यों नहीं मानी, तो मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अभी तक भी ह्यूमन जीनोम का बहुत सारा पार्ट है जो सीक्वेंस हो रहा है। तो टेक्निकली अभी तक भी सब कुछ सीक्वेंस नहीं हुआ है, बहुत सारे पार्ट ऐसे भी हैं जो मिसिंग थे, अभी तक हम उनके बारे में नहीं जानते थे। फिर क्या क्या फीचर्स हैं, तो ह्यूमन जीनोम, हमने कहा था जीनोम मतलब एक सेट, तो 3164.7 मिलियन रफली क्या बन जाएगा, 3.1647 बिलियन। तो इसी को राउंड ऑफ कर करके हम 3.3 बिलियन बोल दे रहे थे। इतने बेस पेयर हैं।
एवरेज जीन हैज 3000 बेसिस, एवरेज। लेकिन एग्जैक्ट डेटा देखें तो जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है वो है डिस्ट्रोफिन जीन, 2.4 मिलियन बेसिस के साथ। तो बहुत बड़ी जीन है। यही डिस्ट्रोफिन जीन है जो हमने कहा था अगर खराब हो जाए तो जेनेटिक्स के लेक्चर में देखो ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिखा था, वो हो जाता है। टोटल ऑफ नंबर ऑफ जीन खाली 30,000 के आसपास है। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया था कि इतनी सारी जीन्स होंगी शायद। ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। अगर मैं अपने डीएनए को तुम्हारे किसी के भी एक डीएनए से कंपेयर करता हूं तो हम 99.9% सेम निकलेंगे। तो दो ह्यूमंस के बीच में डिफरेंस कितना है? सिर्फ 0.1% का। कितने में से? लगभग 3 बिलियन में से। तो 3 बिलियन में से सिर्फ 3 मिलियन में डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है। बाकी 99.9% तुम और मैं एकदम सेम है। हमारे में सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है। और उस 0% में क्या ही आ रहा है? 3 मिलियन बेसिस आ रहे हैं। फंक्शंस अननोन है फॉर ओवर 50% ऑफ द जीन्स। ये तो साइंटिस्ट ने पता लगा लिया जीन कौन कौन सी है। सेल में से आरएनए निकाल दिया और आरएनए से डीएनए वगैरह की मैचिंग करा के पता लगा लिया कि भाई वो जीन है या नहीं। बट वो जीन काम क्या कर रही है वो आज तक हमें पता नहीं है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। पूरा ये जो 3 बिलियन बेस पेयर्स है ना आपके, 2% से भी कम हिस्सा है इसका जिससे प्रोटीन बनाने की, ये सारी 30,000 प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। और ये है वो लगभग 30,000 जीन्स जिससे एक पूरी ह्यूमन बॉडी चल जाती है जाइगोट से लेके मरते दम तक। रेपिटेटिव सीक्वेंस मेक अ लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम। ज्यादातर हमारा, हम क्या कह रहे हैं भाई, 2% ही तो कोडिंग है। बाकी लगभग 98% जीनोम में क्या है? रिपीटेड सीक्वेंसेस चले जा रहे हैं। ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंस हैं ये डीएनए के ही सीक्वेंस हैं जो बहुत बार रिपीट होते चले जाते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। कहने का मतलब है कि आपने एक डीएनए का टुकड़ा निकाला। अब मान लेते हैं आपने इतने डीएनए टुकड़े को सीक्वेंस किया तो यहां पे ATGG बस यही चले जा रहा है कम से कम 300 बार। तुमने यहां से कोई डीएनए का टुकड़ा निकाला, यहां पे तुम्हें मिल रहा है AATATA 1000 बार। तो आपके डीएनए में ज्यादातर सीक्वेंसेस ऐसे हैं जहां पे एक सेट ऑफ सीक्वेंस मल्टीपल्स में रिपीट हुए चले जा रहा है। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड एवोल्यूशन। अभी रिसेंट की 1-2 महीने पहले की ही रिसर्च है। ह्यूमंस का जो जीनोम है उस जीनोम में से 8% ऐसे हिस्से हैं जो वायरस से मैच खाते हैं। इमेजिन करो, आप ह्यूमंस हो, आप परफेक्टली लिविंग हो, लेकिन आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है उसका 8% हिस्सा ऐसा है जो किसी वायरस से मैच कर रहा है। फिर क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स, 2968 जीन्स है क्रोमोसोम 1 के पास। एंड Y हैज द लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, 231 जीन्स हैं। फिर हमने क्या कहा? 3 मिलियन बेस पेयर्स अलग हो सकते हैं, 3 मिलियन। और साइंटिस्ट ने क्या ढूंढ के निकाला? दे हैव आइडेंटिफाइड 1.4 मिलियन लोकेशंस।
वो जो 3 मिलियन है उसमें से लगभग 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर सिर्फ सिंगल डीएनए बेस का डिफरेंस है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। दे आर प्रोनाउंस्ड एज स्निप्स। इन स्निप्स की मदद से भी आप आगे क्रोमोसोम के बारे में, ह्यूमंस की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, डिजीज असिस्टेड सीक्वेंसेस के बारे में बहुत कुछ पता चलता जाता है। कई जगह ऐसा हुआ है कि पता चला कि भाई सारा जीनोम सेम था, इस एक बेस पेयर की दिक्कत थी, तो उससे देखो ये इतनी बड़ी डिजीज हो गई। हमने जहां पे भी पढ़ा था कि पॉइंट म्यूटेशन है, तो पॉइंट म्यूटेशन क्या था? सिंगल बेस का ही तो चेंज था। तो किसी को सिकल सेल अनीमिया है तो उसके पास वो एक सिंगल पोजीशन चेंज हो गई, बाकी सब सेम है, तो उसी को आप बोल दोगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ह्यूमन ए, ह्यूमन बी, ह्यूमन सी। ए के डीएनए, बी का डीएनए, सी का डीएनए, ये हमने अलग अलग डीएनए ले लिए। अब यहां पे सीक्वेंस है एटीजीसी, 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 ये कोई डीएनए सीक्वेंस मैंने लिखा। ह्यूमन बी पे सीक्वेंस हो सकता है एटीजीसी, 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 एएजीसी, एटीजीसी। ह्यूमन सी पे सीक्वेंस हो सकता है एटीजीसी, 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 एजीजीसी, एटीजीसी। तो हैं तो सारे ह्यूमंस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा है जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो गए। तो इसको हमने क्या बोला? एक न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये तो मैंने डीएनए के एक टुकड़े की बात की है, ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस हो सकते हैं। मैं अपना और आपका डीएनए कंपेयर करूं तो उसमें 1.4 मिलियन ऐसी जगह हो सकती है जहां पर सिर्फ एक एक बेस की वजह से आप और मैं अलग हुए हैं, सिर्फ एक बेस पेयर की वजह से। अगर वो सारी चीज सही कर दो तो हो सकता है तुम और मैं एकदम ट्विंस भी बन जाएं, बट अभी तो नहीं बन सकते, अब तो अलग हो गए। तो यह है कॉन्सेप्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का। अब ये जो काम किए, इतने भयंकर ये काम किए कैसे? तो इन्होंने बोला कि दो मेजर अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच पे आपको खाली जीन्स आइडेंटिफाई करनी है। पहली अप्रोच में आपको बाकी कुछ मतलब ही नहीं है, आपको वो जो जीन्स है उनको आइडेंटिफाई करना है। जीन्स हमने कहा था, जीन्स अब एक्सप्रेस करेंगी तो सेंट्रल डॉग्मा फॉलो होगा, आरएनए बनेगा। तो यही नाम पड़ा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। वो सीक्वेंस जो एक्सप्रेस होते हैं उनको टैग करना, उनको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड अप्रोच क्या लिखी है? अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच। अब ब्लाइंड का मतलब ये मत समझना कि किसी अंधे साइंटिस्ट से काम कराया है। ब्लाइंड अप्रोच का मतलब है एक बार में आंख बंद किया, जो सीक्वेंस आ रहा है सीक्वेंस, जो डीएनए का टुकड़ा है उसको भी सीक्वेंस, ये डीएनए का टुकड़ा इसको सीक्वेंस, और फिर सबको सीक्वेंस करने के बाद अब मैच द फॉलोइंग खेल रहे हैं कि अच्छा ये एरिया ओवरलैप कर रहा है, शायद ये एक टुकड़ा होगा, ये एरिया ओवरलैप कर रहा है, ये एक टुकड़ा होगा। तो सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। पहले वाले में खाली कोडिंग एरिया पहचान रहे हो,
सिर्फ आप वो आइडेंटिफाई कर रहे हो सीक्वेंसेस को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब जिनसे आरएनए बन रहा है, जो कोडिंग है। सेकेंड वाली अप्रोच में चाहे वो कोडिंग हो या नॉन कोडिंग, बस डीएनए का फ्रैगमेंट लिया, सीक्वेंस, डीएनए का फ्रैगमेंट लिया, सीक्वेंस, और बाद में उनका जो भी फंक्शन है वो पता लगा रहे थे। इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ये जो मैं स्क्रीन पे अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी एरिया को मार्क कर रहा हूं। तो सीक्वेंस एनोटेशन के केस में उन्होंने पूरे जीनोम का सीक्वेंस निकाला और फिर मार्क किया कि भाई ये एरिया जीन है, ये एरिया जीन है। और जीन पता कैसे लगाया? ईएसटी की मदद से। कोई जीन है भी या नहीं, वो डीएनए एक्सप्रेस करता भी है नहीं, वो पता लगाने का काम है ईएसटी। ठीक है, अभी देखेंगे दोनों प्रोसेस कैसे सीक्वेंसिंग की जाती है, वो देखो यहां पे। सबसे पहली स्टेप, टोटल डीएनए ऑफ अ सेल इज आइसोलेटेड। आप एक सेल का जितना डीएनए उसे टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, कन्वर्टेड इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ स्मॉलर साइजेस। बायोटेक में तुम पढ़ोगे एक एंजाइम होता है जिससे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम को अगर आप डालोगे तो वो डीएनए अपने आप छोटे छोटे टुकड़े में कट चुका होता है। ठीक है, अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें सब क्लियर होगा। अब थर्ड स्टेप, क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। तो ये सब बायोटेक में आएगा, पेशेंस रखना थोड़ा। आप डायरेक्टली डीएनए के फ्रैगमेंट को सीक्वेंस नहीं करते, पहले उस डीएनए फ्रैगमेंट को एक वेक्टर में डालते हो, एक कैरियर डीएनए में डालते हो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है। फिर वो बैक्टीरिया का हो या ईस्ट का, तो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं। द वेक्टर्स वर बैक एंड यैक। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट एक यूकैरियोट होने के बाद भी प्लाज्मिड लेके बैठा है। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, प्लाज्मिड होता ही है इनके पास। तो क्लोनिंग का मतलब उसकी कॉपीज बनवाना। तो वेक्टर और बैक्टीरिया या वेक्टर और ईस्ट के कॉम्बिनेशन से इन फ्रैगमेंट्स की कॉपीज बनवाई गई। क्या लिखा है? क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस। एम्प्लीफाई करना मतलब इंक्रीज होना। इट इज सब्सिक्वेंटली सीक्वेंस। तो लास्ट में करी सीक्वेंसिंग, तो डीएनए निकाला, उसको ब्रेक किया, उसको क्लोन किया, फिर उसको सीक्वेंस किया। अब फ्रैगमेंट की सीक्वेंसिंग मशीन के द्वारा की गई है। आप उस मशीन में डीएनए डालते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो फॉलो करते हो, और वो मशीन अपने आप आपको बताएगी कि आपके डीएनए में क्या सीक्वेंस है एटीजीसी का। इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। सैंगर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मैनुअल तरीका ढूंढा था कि कैसे आप मैनुअली एक डीएनए का सीक्वेंस पता लगाते हो, बट वो बहुत छोटे टुकड़े के लिए है, 100-200 टुकड़ों, 100-200 सीक्वेंसेस। यहां पे तो हजारों लाखों सीक्वेंसेस हैं, पॉसिबल नहीं था मैनुअली। तो जैसा उन्होंने काम किया, साइंटिस्ट वगैरह ने बहुत दिमाग लगाया, मशीन बनाई, सॉफ्टवेयर बनाए, तमाम चीजें कर ली, और एक ऑटोमेटिक सीक्वेंसर रेडी किया कि आप उसमें अपना डीएनए डालो, बाकी प्रोसीजर के लिए जो भी केमिकल वगैरह डालना है डालो, और अब वो कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने आप डीएनए का सीक्वेंस आता रहेगा। सैंगर ने ही अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग का मेथड भी लगाया था। ठीक है, तो ये 1 हो गया डीएनए आइसोलेशन, 2 हो गया उसकी फ्रैगमेंटेशन, 3 हो गई उसकी क्लोनिंग प्रोसेस, 4th हो गया उसकी सीक्वेंसिंग। आइसोलेट करना, फ्रैगमेंट बनाना, क्लोन बनाना, फिर ऑटोमेटिक मशीन से सीक्वेंस कराना। अब सीक्वेंस कराने के बाद जितने फ्रैगमेंट्स बने हैं,
आप उन ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स को एक दूसरे के साथ अरेंज करते हो। आपने तो डीएनए के टुकड़े कर दिए थे ना, डीएनए को फ्रैगमेंट किया, फ्रैगमेंट को अलग से क्लोन करके अलग से सीक्वेंस किया, बट वो एक्चुअल सीक्वेंस क्या है वो तो सारे टुकड़ों को जोड़ के पता चलेगा। तो फिर आप ओवरलैपिंग रीजन्स ढूंढते हो उनके बीच में, ओवरलैपिंग रीजन से आपको प्रॉपर सीक्वेंस मिल जाएगा। तो लास्ट प्रोसेस वाज अलाइनमेंट। इसके लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं। अलाइनमेंट ह्यूमनली नहीं होता है, स्पेशल सॉफ्टवेयर्स बनाए गए थे, अलाइनमेंट टूल्स एग्जिस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। तो तुम उन्हें कोई भी बड़े से बड़ा सीक्वेंस दे दो, 10 15 20 हजार सीक्वेंस दे दो, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपने आप मैच द फॉलोइंग करके बताएगा कि ये बेस्ट ओवरलैपिंग सीक्वेंस है। ठीक है, फिर बाद में ये जो सीक्वेंस थे इनको एनोटेट किया गया और पता लगाया कि वो कौन कौन से क्रोमोसोम का पार्ट है। फिर ये पॉइंट अभी अभी हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन May 2006। इट वाज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम्स टू बी सीक्वेंस्ड। ये देखो मैकेनिज्म लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग का मतलब क्या था, जो सीक्वेंस एक्सप्रेस हो रहा है उसको टैग करना, उसको आइडेंटिफाई करना। इट वाज टू आइडेंटिफाई द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो कैसे किया ये काम, साइंटिस्ट ने सेल से mRNA ढूंढ के निकाले। ठीक है, अब आरएनए के पास है पॉली ए टेल, तो उन्होंने बहुत सारे डीटी ले लिए, डीऑक्सीराइबोथाइमिडाइलिक एसिड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मैकेनिज्म यूज किया, तो इस आरएनए से एक डीएनए सीक्वेंस बनता जा रहा है। आरएनए से नया डीएनए बनता जा रहा है। ठीक है, और आपके पास लास्ट में क्या आ गया, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए डुप्लेक्स। ये ऊपर वाली स्ट्रैंड आपकी आरएनए की है और नीचे वाली स्ट्रैंड आपकी डीएनए की है। क्यों कर रहे हैं हम ये, आपको वो सीक्वेंस पता लगाना है जिससे आरएनए बन रहा हो। तो सिंपल है, आरएनए निकालो, आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्राइब करके एक डीएनए स्ट्रैंड बना ली। फिर उन्होंने क्या किया, यहां पे एक एंजाइम डाला जिसका नाम है आरएनएज एच। ये जो आरएनएज एच है, ये आरएनएज एच आपके आरएनए वाले टुकड़े को हटा देते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, तो अब ये मेरा क्या बन गया है, प्योर डीएनए बन गया है। इस डीएनए को हम बोलते हैं सी डीएनए। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इस डीएनए का ऑटोमेटिक सीक्वेंसर से सीक्वेंस बना के रख लो, तो तुम्हें मिल गया वो सीक्वेंस जिससे कोई आरएनए बन रहा था। ठीक है, cDNA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। mRNA से बना है तो इसमें खाली एक्सॉन्स मिलते हैं, इंट्रॉन नहीं होते इसके पास। नॉर्मल HNRNA के पास इंट्रॉन्स थे, mRNA के पास नहीं। तो तुम वैरायटी ऑफ mRNA निकालो, सबका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराओ, उनके आरएनए को डाइजेस्ट करके हटा दो, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से उसका दूसरा स्ट्रैंड बनाओ, सीक्वेंस करके रख लो, तो तुम्हें पता चल गया कि कौन से डीएनए सीक्वेंसेस एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। फिर है सेकंड, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में हमने क्या कहा था, यू कट द डीएनए फ्रॉम मेनी कॉपीज ऑफ एंटायर क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम है, उसमें आप एंजाइम्स डाल के उसको कट करा देते हो। अब जब आपने कट कराया तो फ्रैगमेंट्स बन गए, हर फ्रैगमेंट का मान लो आपने सीक्वेंस कराया। अब आपको क्या देखा, इसका CG80 यहां से मैच कर रहा है, अलग अलग ओवरलैपिंग पैटर्न्स मिलते जा रहे हैं। इधर का ये जो AGT है वो यहां से मैच कर रहा है, इसका जो AGCA है
वो यहाँ से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये एक कॉमन सीक्वेंस होना चाहिए। अगर मैं ये तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक टुकड़ा है, इस पे ATGC है, दूसरा टुकड़ा है जिस पे GCAAT है, और एक और कोई टुकड़ा है जिससे मेरे पास ATGGG है, तो मुझे दिख रहा है कि ये AT इस AT से ओवरलैप कर सकता है, ये वाला GC इस GC से ओवरलैप कर रहा है, तो ये AT इससे ज्यादा अच्छा ओवरलैप करेगा। तो मेरा कॉमन सीक्वेंस क्या हो गया, AT, इन दोनों का GC कॉमन, फिर ये वाला A, फिर ये दोनों AT कॉमन, फिर GGG। तो एक कॉमन सीक्वेंस ऐसे पता लगाया जाता है। तो DNA का जो फ्रैगमेंट बनाए उनको बैक्टीरिया या ईस्ट की मदद से क्लोन करके उनका नंबर बढ़ाया, उनको ऑटोमेटिक सीक्वेंस मशीन में डाल के इस तरीके से इनके सीक्वेंसेस निकाल लिए। फिर जो सीक्वेंस को अलाइन करने के सॉफ्टवेयर बनाए थे उसमें वो सीक्वेंस कॉपी पेस्ट किए और वो ऐसे ज्वाइन करके सिंगल सीक्वेंस दे देता है। यहां पे देख लो, DNA था आपके पास, उसे आप वेक्टर में डालते हो। बैक्टीरिया से लिया तो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट के अंदर से लिया तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मा डलवा दो। अब जितनी बार बैक्टीरिया बाइंडिंग फिजन करेगा आपका DNA का टुकड़ा भी नंबर में इंक्रीज होता जाएगा। सेम चीज के लिए दूसरा एग्जांपल है, DNA निकाला, अब यहां पे इन्होंने मान लो कलर कोडिंग दे दी। अब तुम्हें तो पता नहीं असली कलर क्या था, क्या सीक्वेंस था कलर्स का, तुम्हारे पास ये कॉपीज हैं बहुत सारी। तुमने पहले वाला सीक्वेंस देखा, इसमें इतना रीजन मैच कर रहा है, सेकेंड फ्रैगमेंट देखा उसमें इतना रीजन मैच कर रहा है, थर्ड फ्रैगमेंट देखा उसमें इतना रीजन मैच कर रहा है, नेक्स्ट वाले में ये रीजन इतना मैच कर रहा है। तो एक के ऊपर एक मैच कर करके तुम्हें एक कॉमन सीक्वेंस मिल जाता है। तो जो तुमने अब cDNA बनाया था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से, और जो तुमने सीक्वेंस एनोटेशन की है अभी, इनको मैच कराओ। अब इस रीजन में जो भी हिस्सा cDNA से मैच करेगा मतलब उतना रीजन एक जीन है। आपने जो cDNA बनाए वो पूरे DNA में जिन रीजन से कहीं भी मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो सारा नॉन कोडिंग एरिया है। वो इंट्रॉन हो सकता है, वो 2 जीन की स्पेस हो सकती है, या वो हमारा बाकी का बचा हुआ 98% रेपिटेटिव सीक्वेंस हो सकता है। DNA मॉलिक्यूल को फ्रैगमेंट किया, सीक्वेंस किया, सेम चीज सीक्वेंस को पैरेलली अरेंज किया। ये अरेंजमेंट कंप्यूटर करता है और हो क्या रहा है, ओवरलैपिंग पैटर्न्स को ढूंढ के एक सिंगल सीक्वेंस बनता जा रहा है। इसमें जहां जहां cDNA मैच करेगा उतने उतने हिस्से को आप बोल दोगे कि भाई इस जेनेटिक मटेरियल में ये हिस्सा एक जीन है, ये हिस्सा एक जीन है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसको हम DNA प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। अगेन यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एलेक जेफरी वॉज द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। पृथ्वी पर वो पहले इंसान जिन्होंने ये बताया कि सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही नहीं, आपके हर सेल के अंदर जो DNA है उसमें भी ऐसे रीजन है जो बहुत यूनिक होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसको यूज करने का काम सबसे पहले एलेक जेफरी ने किया। इंडिया में ये काम लालजी सिंह और VK कश्यप ने फेमस किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बेसिस था DNA का डिफरेंस। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है, वेरिएशन। DNA पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन। तो ये अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन है। अलील हमने क्या कहा था, एक लोकस पर जीन मिलती है, लेकिन उसके बेसिस अगर अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हैं तो वो नए नए अलील्स बनते जा रहे हैं। सेम चीज यहां पर है कि ये जो DNA पॉलीमॉर्फिज्म में जो आप DNA का टुकड़ा पढ़ते हैं उसमें अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशंस हैं।
वो हर ह्यूमन के उसी पॉइंट पर मिलेगा। कहने का मतलब है ये क्रोमोसोम 1 है मेरा, ये क्रोमोसोम 2 है क्षितिज का, और ये क्रोमोसोम 3 है शुजात का। 3 लोग हैं, ये तीनों ही ह्यूमंस हैं। तो हमने क्या कहा था, ह्यूमंस पे सेम पॉइंट पर सेम जीन मिलती है, बट यहां पे हम जीन नहीं लगा रहे, हम यहां पे ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि यहां पे सीक्वेंस है एटीजीसी, इसके पास सीक्वेंस है एएजीसी, और इसके पास सीक्वेंस है एजीजीसी। तो सेम लोकस पर होने की वजह से इनको आप अलील कह रहे हैं। उसी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के वेरिएशंस हैं। इट अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। 0.01 का मतलब है, ये पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। 1/100 को आप क्या लिख सकते हो। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई डीएनए में जो वेरिएशंस हैं वो बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, बट ये वेरिएशन तुम कैसे पता लगाओगे। डीएनए तो बहुत बड़ा है, तुम किस रीजन को लोगे किस रीजन को नहीं लोगे वो ये डेफिनेशन डिसाइड करती है। डीएनए का तुम्हें वो टुकड़ा लेना है जो पहली बात तो हर ह्यूमन के सेम लोकस पर हो, और उसमें हल्का फुल्का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वो वेरिएशन कम से कम कितना होना चाहिए, 1% जनता में होनी चाहिए, और इनहेरिटेबल होना चाहिए। इनहेरिटेबल मतलब है कि वो पेरेंट से प्रोजेनी में पास होना चाहिए। अगर वो पेरेंट पेरेंट में ही रह जाता है, बच्चों में नहीं आ रहा, तो फायदा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम पता लगाएंगे कि अगर आपको पता करना है कि इस बच्चे का बाप कौन है, अगर वो वेरिएशन इनहेरिट हो ही नहीं रही, तो तुम बच्चे और बाप में कंपेयर क्या करोगे, है ही नहीं कुछ कंपेयर करने के लिए सीक्वेंस। ठीक है, तो द बेसिस इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डीएनए का वेरिएशन, एक ऐसा वेरिएशन जो अलीलिक है नेचर में, हर ह्यूमन के सेम क्रोमोसोम के सेम पॉइंट पर मिलेगा। होमोलोगस भी हो सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं, या हेटेरोलोगस हो सकता है। ठीक है, हेट्रोजाइगस हो सकता है कि उसमें वेरिएशन एग्जिस्ट करे, और वो कोई मान लो एटीजीसी है, तो ये एटीजीसी सिर्फ मेरे पास नहीं, अर्थ की कम से कम 1% पॉपुलेशन पे इस क्रोमोसोम पर यही सीक्वेंस होना चाहिए। क्षितिज के अलावा और 1% जनता होनी चाहिए जिसके क्रोमोसोम के इस पॉइंट पर सेम चीज मिलनी चाहिए। तो ये हम 3 इंडिविजुअल्स हैं, बट ऑल 3 इंडिविजुअल्स विल हैव ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ सीक्वेंस एट द सेम लोकस, हल्के फुल्के वेरिएशन के साथ, और ये पूरी जनता में 1% होना चाहिए, और ये पेरेंट टू प्रोजेनी जानी चाहिए। सारा रेपिटेटिव है, नॉन कोडिंग पार्ट है। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सेप्ट फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन एक जाइगोट से ही आते हैं, वही एक जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, और वही एम्ब्रियो 2 में स्प्लिट हो गया, तो वो आइडेंटिकल है, उनका डीएनए फिंगरप्रिंट सेम है, फिजिकल फिंगरप्रिंट उनका भी अलग आता है। आइडेंटिकल ट्विन्स का फिजिकल फिंगरप्रिंट अलग होता है। ठीक है, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में सारा डीएनए है, इसको बहुत हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज पे डाल दिया। अब कुछ डीएनए का टुकड़ा तो अपने आप बिल्कुल ट्यूब में नीचे आ गया, इसको बोल दिया बल्क डीएनए, और बहुत सारे डीएनए के टुकड़े थे
जो इस टेस्ट ट्यूब में बल्क डीएनए से अलग होके तैर रहे हैं। नॉर्मल डीएनए को बस बहुत तेजी से घुमा दिया तो मैक्सिमम पोर्शन अलग हो गया, इसको बोल दिया बल्क। बट उन्होंने देखा कि कुछ डीएनए के टुकड़े हैं जो अलग से फ्लोट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो इनको इन्होंने नाम दिया सैटेलाइट डीएनए। अब मान लो इस डीएनए को सीक्वेंस किया, तो इन्होंने देखा कि इस डीएनए के टुकड़े में एटीजीसी 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 यही चले जा रहा है। एटीजीसी 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 निरंतर चले जा रहा है। ये डीएनए लिया, इसका भी सीक्वेंस निकाला, इसके सीक्वेंस में ए ए टी टी जी जी सी सी ए टी जी सी, फिर से ए ए टी टी जी जी सी सी ए टी जी सी, ऐसा डीएनए सीक्वेंस आया। तो एलेक्स जेफरी ने बोला कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है, कुछ में जो रिपीटिंग यूनिट का साइज है, ये जो मोनोमर है, ये कम नंबर ऑफ बेसिस का बना है, और कहीं कहीं पर वो जो सिंगल रिपीटिंग यूनिट है वो बहुत बड़े हैं। तो इसके बेसिस पर इन्होंने दो टाइप के सैटेलाइट्स बताए। सिंगल व्यू में देख लो, टोटल डीएनए को बस सेंट्रीफ्यूज किया है, तो जो भी डीएनए फ्लोट करता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। अब ये सीक्वेंस कराने पर दो टाइप के निकलते हैं, कुछ में रिपीटिंग यूनिट बहुत बड़े, कुछ में रिपीटिंग यूनिट बहुत छोटे। तो इसके बेसिस पर सैटेलाइट डीएनए को उन्होंने बोला दो टाइप के हैं। यू कैन हैव माइक्रो सैटेलाइट्स एंड यू कैन हैव मिनी। माइक्रो बहुत छोटा होता है, तो माइक्रो में 1 से 6 बेस पेयर लॉन्ग। तो ये जो ऊपर वाला मेरा केस है, ये केस बनेगा मेरा माइक्रो सैटेलाइट। एक सिंगल रेपिटेटिव सीक्वेंस 1 से 6 बेस पेयर के बीच में लाई कर रहा है, और यहां पे ये 11 से 60 बेस पेयर लंबे हैं। तो ये वाला जो सीक्वेंस है नीचे वाला, दिस इज द मिनी सैटेलाइट। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट के नाम है एसटीआर एंड एसएसआर। एनिमल बायोलॉजी में माइक्रो सैटेलाइट्स को एसटीआर बुलाते हैं, प्लांट्स की बायोलॉजी में इन माइक्रो सैटेलाइट्स को एसएसआर बुलाते हैं। मिनी सैटेलाइट्स का एक ही नाम है वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, बेसिस का सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, डिफरेंस उनके नंबर ऑफ रिपीट में है। किसी में 10,000 बार, किसी में 5,000 बार, किसी में 1,000 बार, किसी में 2,000 बार। तो नंबर ऑफ रिपीट का वेरिएशन है। वीएनटीआर का साइज 0.1 से 20 किलो बेसिस हो सकता है। तो ये माइक्रो और मिनी का डिफरेंस है। एलेक्स जेफरिस ने जब काम स्टार्ट किया था तो उन्होंने मिनी सैटेलाइट्स पे काम स्टार्ट किया था। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट का मतलब है कि आपके पास वो जो डीएनए का सीक्वेंस है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ रिपीट अलग अलग हो सकते हैं। ये रहा एग्जांपल, इससे समझो। एक है इंडिविजुअल 1, एक है इंडिविजुअल 2। इसका कोई वीएनटीआर ए मैंने देखा, तो यहां पे मुझे 1 2 3 4 5 बार नंबर ऑफ रिपीट्स दिख रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया A5। 2 बार रिपीट है तो उसको बोल दिया A2। अब वो इंडिविजुअल टी अगर सेम स्पीशीज का है तो उसके पास वीएनटीआर ए तो होगा ही होगा, लेकिन उसके एक क्रोमोसोम पर वो 3 बार रिपीटेड है, एक पे खाली 4 बार रिपीटेड है।
तो ये प्रोटीन वगैरह नहीं बना रहे हैं, ये नॉन कोडिंग, बट एक ह्यूमन के एक क्रोमोसोम के लोकेशन पर वो वीएनटीआर होगा। कहने का मतलब है AATTGGCC, ATGC, ये है मेरा एक बेसिक यूनिट। A5 में ये 5 बार रिपीट हो रहा है, A2 में 2 बार, A3 में 3 बार, A4 में 4 बार। तो बैक टू बैक रिपीट है, लेकिन इनके नंबर वेरी कर सकते हैं। हम सब में इनके नंबर आइडेंटिकल हो ये जरूरी नहीं है। कोई दूसरा वीएनटीआर ले लिया बी, ठीक है, ये वीएनटीआर ए एंड आई हैव सम वीएनटीआर बी। वीएनटीआर भी मान लो मैं ले लेता हूं, ATGC AATTTT। अब इमिडिएटली नेक्स्ट सीक्वेंस आगे क्या शुरू हो जाएगा, फिर से यही ATGC AATTGGG, फिर यही रिपीट होता चला जा रहा है। अब एक इंडिविजुअल के पास इसके 2 ही रिपीट्स हैं, दूसरे के पास ये एक ही बार है। दूसरे में एक क्रोमोसोम पर 2 रिपीट, एक क्रोमोसोम पर 3 रिपीट। तो 2 वाला रिपीट इसके पास भी है, 2 वाला रिपीट उसके पास भी, ऐसा हो सकता है। मेरे पास कोई वीएनटीआर है तो वो तो है, लेकिन हो सकता है मेरे किसी एक क्रोमोसोम पर वो 1000 बार रिपीट है और तुम में से भी हो। हमने क्या बोला कि ये जो भी वेरिएशन है कम से कम 1% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है, कम से कम। जब हम रिसर्च करते तो आप 1-2 वीएनटीआर नहीं, 15-20 वीएनटीआर लेते हो। अमेरिका में जो FBI है, CIA है, इंडिया में जो रॉ है, इन सब ने डिसाइड कर रखा है कि उनकी पॉपुलेशन के लिए वो कौन से वीएनटीआर यूज करेंगे। और कई वीएनटीआर हैं जो इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑल ओवर द अर्थ, सब कंट्रीज में यूज कर सकती है। तो कई वीएनटीआर कंट्री स्पेसिफिक हैं, कई वीएनटीआर पूरे ह्यूमंस के लिए सेम है। और इन वीएनटीआर के पास ये जो एरो लगे हैं ना, एरो है इसकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। आप एंजाइम से काट के इनको अलग करा सकते हो, और अलग कराने के बाद आप जेल पे रन कराते हो। जो भी जितना बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइज यहाँ पे B3 का है, तो B3 जेल में ऊपर रह जाएगा। उससे छोटा साइज B2 वो थोड़ा नीचे, उससे छोटा साइज A4, उससे छोटा साइज A3। तो डीएनए के फ्रैगमेंट अपने साइज के बेसिस पर अलग होते जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा B2 है, उससे बड़ा A5, उससे बड़ा B1 और सबसे छोटा फ्रैगमेंट A2 है। ठीक है, अब तुम देख पा रहे हो कि भाई B2 तो B2 ही रहेगा ना, सेम साइज, तो वो सेम लेवल पे आ रहा है, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहे। तो ये है वीएनटीआर का कॉन्सेप्ट। एक पर्टिकुलर लोकस पे उस स्पीशीज के हर मेंबर में पाया जाता है, डिफरेंस खाली नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स में है। 1, 2000, 2000, 5000, 10,000, कितने भी हो सकते हैं, 20,000, कुछ भी हो सकता है। यहां भी प्रोसेस क्या है, पहले डीएनए को आइसोलेट करो, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काट दो। हर वीएनटीआर के लिए अपना यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। तो तुम यहां पे अगर 2 वीएनटीआर पढ़ रहे हो तो 2 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे, 15 वीएनटीआर पढ़ रहे हो तो 15 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे। फिर इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किया जाता है। एक जेल होता है, उसमें डीएनए डालते हैं, उसे एक लिक्विड में रखते हैं, करंट ऑन कर देते हैं, और डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। अलग हो गया जेल पे। जेल पे अलग होने के बाद आप उसको ट्रांसफर करते हो, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स है उनको ट्रांसफर करते हो आप नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की बनी हुई एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे। इस ट्रांसफर को बोलते हैं ब्लॉटिंग। सदर्न नाम के साइंटिस्ट से जिन्होंने डिस्कवर किया था, तो सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। फिर सदर्न ब्लॉटिंग कराने के बाद
बीच में एक स्टेप आती है कि ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज केप्ट इन अल्कलाइन बफर। फ्रैगमेंट डबल स्टैंडर्ड है, उनको सिंगल स्टैंड बनाने के लिए उसको अल्कलाइन पीएच पे रखना पड़ता है। फिर इन मेम्ब्रेन्स का हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। और ये जो वीएनटीआर प्रोब है, इट इज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर। वीएनटीआर प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना। तो तुमने डीएनए अलग करा लिया, तुमने डीएनए जेल पे अलग करा लिया, तुमने उसको मेम्ब्रेन पे ले लिया, बट मेम्ब्रेन पे वो डीएनए है भी या नहीं वो कैसे पता लगेगा? तो तुमने जो भी एंजाइम यूज किया था तो तुम्हें पता है कि वीएनटीआर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो तुम एक लैब में फोन करके ऑर्डर प्लेस करोगे कि मैं एक आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, आप रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड से सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस बना के मुझे दे दीजिए। तो उसको हम बोलते हैं रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। वो वीएनटीआर प्रोब अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के डीएनए पे चिपकेगा और फिर आप उस हाइब्रिडाइजेशन को ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करोगे। एक्सरे यूज कर सकते हैं, यूवी रेज यूज कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। देख लो प्रोसेस। अलग अलग इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, तीनों का डीएनए सैंप ट्यूब में ले लिया। फिर इसी ट्यूब में तुम्हें जितने भी एनटीआर यूज करने हैं, नंबर ऑफ VNTR to be analyzed is equal to number of restriction endonucleases added। एक दो VNTR नहीं पढ़ते, 10-15 VNTR पढ़ते हैं। तो जो 15 VNTR काटने वाले एंजाइम यहां है, वो यहां पे भी है, वो यहां पे भी है। सेम एंजाइम तीनों ट्यूब में जाएंगे। तो तीनों ट्यूब में वो VNTR बड़ा हो या छोटा कट के अलग हो जाता है। डीएनए को आप नेगेटिव टर्मिनल पे लोड करते हो, अंदर ये जेल दिख रहा है तुम्हें, जेल में ये डीएनए लोड कर दिया जाता है और फिर करंट ऑन करते हैं तो डीएनए माइनस से प्लस की तरफ माइग्रेट करने लग जाता है। फिर आपने क्या करना है, जो भी आपका डीएनए था उसे आप ट्रांसफर करा लेते हो एक मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और ये पूरा मैकेनिज्म है उसका, सदर्न ब्लॉटिंग का। ये आपके पास जेल है, आपने इसका डीएनए सारा सेपरेट करा दिया जेल में, तो डीएनए अलग हो चुका है। डीएनए इज डीनेचर्ड, अल्कलाइन बफर में रखते हैं इसे। और ये है पूरा मैकेनिज्म सदर्न ब्लॉटिंग का। इस मैकेनिज्म के थ्रू सारा डीएनए जेल से हटके मेम्ब्रेन पे आ जाता है। और फिर आप मेम्ब्रेन को एक पैकेट में डालते हो, पैकेट में आपका रेडियो एक्टिव प्रोब डालते हो और मिक्स करते रहते हो। थोड़ी देर बाद के बाद आप मेम्ब्रेन निकालो और ये रहा, आप एक्सरे फिल्म के ऊपर मेम्ब्रेन को रख दो। थोड़ी देर बाद रेडियो एक्टिविटी से वहां एक्सरे का पोर्शन अलग से कलर में चेंज हो जाता है और बाद में आपको ये चीज मिल जाएगी। इस टाइप से आपको डीएनए फिंगरप्रिंट मिल जाता है। जहां जहां भी वीएनटीआर और डीएनए जुड़ गए होंगे वहां वहां ऐसे डार्क बैंड्स आ जाते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल पे डीएनए को ऐसे छोटे छोटे वेल्स में लोड किया जाता है और करंट ऑन करने के बाद इन जेल पार्टिकल के बीच में पोर्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप देख सकते हो इस डायग्राम में डीएनए ट्रैवल करना शुरू कर देता है। जो बड़ा डीएनए वो पीछे रह जाएगा, जो छोटा डीएनए वो आगे आ जाएगा, ठीक है। बायोटेक में तुम पढ़ोगे कि तुम जेल में
एक डीएनए बाइंडिंग डाई डालते हो, नाम है उसका ईटीबीआर। इथीडियम ब्रोमाइड से तुम सीधा जेल को यूवी में रख के देख सकते हो। जैसे यूवी लाइट में रखोगे तो डीएनए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है वो चमकने लग जाता है। बड़े वाले फ्रैगमेंट ऊपर, छोटे वाले फ्रैगमेंट नीचे आते जाते हैं। इस तरीके से जेल चमकता रहता है यूवी लाइट में। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। तुमने डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद डायग्राम ही बना के दिखाता हूं, रुको तुम। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ए का सारा डीएनए ले लिया, बी का सारा डीएनए ले लिया, सी का सारा डीएनए ले लिया। ए में मुझे क्राइम सीन से डीएनए मिला है और बी और सी पे मुझे शक है, सस्पेक्ट है वो मेरे। तो सबसे पहले आपने डीएनए आइसोलेट किया, इन सब का डीएनए आइसोलेट किया, और डीएनए आइसोलेट करके आप इसमें डाल दोगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। जो वीएनटीआर आपको पढ़ने का मन है उन वीएनटीआर के लिए कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालना है, ये सारी चीज साइंटिस्ट के पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। तो आपने कुछ नहीं करना, 10 वीएनटीआर चाहिए तो वही 10 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इधर, वही 10 इधर, वही 10 इधर। तो अब होगा क्या, आपके इस टेस्ट ट्यूब्स में डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स रेडी हो चुके हैं। इसको आप डालोगे जेल पर, जेल में छोटे छोटे हम गैप रखते हैं। ए का सारा, बी का सारा डीएनए, सी का डीएनए सब डाल दिया, और इस जेल को उस टैंक में रखते हैं जिसमें एक बफर होता है, करंट ऑन करते हैं। और जब आप करंट ऑन करोगे तो सारा का सारा जो डीएनए है, वो सारा का सारा डीएनए इस तरीके से जेल में सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी डीएनए था वो सारा का सारे से सेपरेट आउट होता चला जाएगा। हो गया, अब क्या करें। फिर हमने कहा आप इस पे कुछ नहीं करोगे, आप कराओगे सदर्न ब्लॉटिंग। आप जेल रखोगे, जेल के ऊपर पूरा सेटअप रखते हैं, नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन रखेंगे, और मेम्ब्रेन रखने के बाद उसकी एक इम्प्रिंट आ जाएगी। आपके पास ये जो जेल है, ये था मेरा जेल, इसमें ए बी सी का डीएनए था, ए का, बी का, सी का। अब इसके ऊपर, इसी जेल के ऊपर तुमने प्लेस की अपनी नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन। ये मैंने मेम्ब्रेन रख दी इसके ऊपर। तो सारा डीएनए मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाएगा और तुम्हें एक मिरर इमेज आ जाएगी। कोई भी चीज मैं अपने हाथ पे करूं, मैं छापा लूं तो मिरर इमेज आएगी। तो जो तुम्हारी मेम्ब्रेन होगी उस पे सीक्वेंस मिरर इमेज का आएगा। एबीसी का छापा लिया है तुमने तो सीबीए की पैटर्न आ जाएगी, और सेम पैटर्न में ये रहा डीएनए यहां पे आ चुका है। तुम इसको रखोगे बफर के अंदर, जिससे कि डीएनए के आपस के स्ट्रैंड्स टूट जाएं। उनमें अब क्या डालोगे, इस अल्कलाइन बफर में यू विल ऐड
VNTR प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए है ये। तुम्हें पता था तुमने कौन से VNTR के एंजाइम डाले हैं, तो तुम लैब में फोन करोगे सर ये सीक्वेंस है, इसका रेडियो एक्टिव छोटा सा टुकड़ा बना बना के मुझे दे दीजिए, तो उससे आप VNTR प्रोब कहोगे। और ये प्रोब ऑब्वियसली सारी जगह तो चिपकेंगे नहीं, C, B और A का डीएनए है ये सारा। तुमने प्रोब डाला, अब प्रोब कहीं कहीं जाके चिपक रहा है। इस तरीके से बैंड्स बनते जा रहे हैं। तुमने प्रोब डाला, प्रोब डाल के चिपक दिया, तुम यूवी रे डालो तो बैंड्स चमक जाएंगे, तुम एक्सरे करो, ऑटो रेडियोग्राफी करो, बैंड चमक जाएंगे। अब तुम देख सकते हो क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है वो सी के पैटर्न से ज्यादा मैच कर रहा है, बी से नहीं। तो मतलब सी है जिसका डीएनए तुम्हें क्राइम सीन पर मिला। ठीक है, यही चीज एनसीईआरटी ने बताई है। क्रोमोसोम 7 है, 1 2 3 बार रिपीट, 1 2 3 4 बार रिपीट। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार रिपीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार रिपीट। अलग अलग नंबर ऑफ रिपीट दिख रहे हैं, अलग अलग क्रोमोसोम है, अलग अलग कलर, मतलब अलग अलग VNTRs हैं, और इनकी लोकेशन तो वही है लेकिन नंबर ऑफ रिपीट वेरी कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट, 7 बार रिपीट, 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार रिपीट है, 8 रिपीट्स, 7 रिपीट्स। अब यहां पे तुम क्या देख पा रहे हो, क्रोमोसोम 2 दोनों इंडिविजुअल का बिल्कुल सेम है, तो हो भी सकता है, क्या पता ये क्रोमोसोम 2 के VNTR में 1% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आ रहे हो। 5 रिपीट और 2 रिपीट, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 5 5 सेम है, दूसरा वाला अलग है। ठीक है, तो ए और बी का डीएनए चला दिया, ए और बी का आपने सारा डीएनए रन करा दिया है, और डीएनए रन कराने के बाद आपने ये देखा कि सी का जो पैटर्न है बैंड्स का वो बी से काफी मैच कर रहा है। बड़ा नंबर ऊपर, छोटा साइज का फ्रैगमेंट नीचे, सी का पैटर्न और बी का पैटर्न मैच हो रहा है, मतलब आपको जो भी सीक्वेंस मिला है क्राइम सीन से वो बी का सीक्वेंस है। तो ऐसे फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है। ऐसी फिंगरप्रिंटिंग पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन तो हो ही रही है, पैटर्निटी टेस्टिंग। बच्चा है, बच्चे के पास ये सारे बैंड्स आए हैं, ये बच्चे के बैंड्स हैं। अब बच्चे का 50% मम्मी से मैच करेगा, 50% पापा से, तो ये वाला बैंड मम्मी से मैच कर गया, इसको हमें पापा में नहीं ढूंढना। ये वाला बैंड इसका अभी मम्मी से मैच नहीं कर रहा है, तो ये पापा में मिलना चाहिए। ये वाला बैंड मम्मी से नहीं मैच कर रहा, तो पापा में मिलना चाहिए। ये दोनों बैंड मम्मी से मैच कर रहे हैं, ये पापा के अंदर नहीं मिलेंगे। ये वाला बैंड मम्मी से मैच कर रहा है, ये पापा में नहीं मिलेगा, लास्ट वाला मिलेगा। 50% जो मम्मी में मिल रहे हैं वो पापा में नहीं हो सकते, तो बाकी वाले मैच करने हैं। तो ये वाला यहां मैच कर रहा है, ये वाला यहां मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला यहां मैच नहीं कर रहा, तो हो सकता है ना मैच करे, कोई बात नहीं, इसका ये दोनों सीक्वेंस मम्मी जैसा सेम हो, ये वाला सीक्वेंस भी यहां से मैच कर रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि बच्चे की मैचिंग मेल 2 से सबसे ज्यादा है।
तो मेल 2 इज द फादर। तो ऐसे पैटर्निटी टेस्टिंग की जाती है। यहां पे बताओ तुम, यहां पे तो कलर कोडेड है, बच्चे का ब्लू वाला मम्मी से आ रहा है, रेड वाला ही कोई ना कोई पापा से आएगा। तो सीधे सीधे देख के बताओ पापा कौन होना चाहिए, मेल 1 या मेल 2? करेक्ट। ये वाला बैंड मेल 1, ये वाला बैंड मेल 1, ये सब बैंड्स मेल 1 से मैच कर रहे हैं। तो मेल 1 इज द फादर। ठीक है। क्रिमिनल डिटेक्शन, क्राइम सीन से ये डीएनए का पैटर्न मिला, तुमने तीनों सस्पेक्ट का डीएनए आइसोलेट किया, क्राइम सीन से डीएनए आइसोलेट किया, सेम वीएनटीआर के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम डाले, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अलग कराया, सदर्न ब्लॉटिंग से मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लिया, एल्कलाइन बफर में रख के वीएनटीआर प्रोब डाल दिए, एक्सरे फिल्म पे रख के छोड़ दिया, फिर एक्सरे फिल्म अब तुम देख रहे हो तो तुम्हें ये बैंड्स नजर आए। तो क्राइम सीन का जो डीएनए है वो साफ साफ सस्पेक्ट 2 से मैच हो रहा है सारा। तो इसका मतलब सस्पेक्ट 2 क्रिमिनल है, सस्पेक्ट 1 और 3 को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। खून का स्टेन था, उसको स्क्रैच किया तो उसमें से कुछ कुछ सेल्स निकले जिसका डीएनए चला दिया। अब बॉब, सू, जॉन, लीसा में से वो किसका ब्लड है? किसका ब्लड लग रहा है तुम्हें? बॉब, सू, जॉन और लीसा में से तो जॉन का जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट इस ब्लड स्टेन जैसा है। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करती है। रेपिस्ट का आइडेंटिफिकेशन, विक्टिम जो है उसका वजाइनल स्वैब लिया जाता है। अगर स्पर्म डिस्चार्ज किया गया है तो जो भी फीमेल थी, जो विक्टिम थी, उसके वजाइना से सैंपल्स निकालते हैं बहुत सारे। अब उसमें फीमेल का खुद के वजाइनल सेल्स भी हैं, प्लस जो रेपिस्ट है उसके स्पर्म सेल्स भी हैं। तो आपने क्या किया, विक्टिम का सारा डीएनए अलग चलाया, स्पेसिमेन में इमिडिएटली रेप के बाद का सैंपल लिया जाता है, रेप के जस्ट बाद का वेजाइनल स्वैब लिया जाता है, फिर पूरे वेजाइना को अच्छे से क्लीन करके फिर विक्टिम का सैंपल फिर लिया जाता है। ये इसलिए करते हैं कि स्पेसिमेन में से आपको पता चल जाए कि फीमेल का डीएनए कौन सा है, वो आप हटा दोगे इसमें से। अब आपको मैच करना है कि बाकी सस्पेक्ट में से किससे मैच कर रहा है। तो बाकी मैचिंग मुझे दिख रहा है इसकी जो है वो सस्पेक्ट 1 से सबसे ज्यादा मैच हो रही है। तो इसका मतलब मेरा सस्पेक्ट 1 इज द रेपिस्ट, 2 और 3 ने रेप नहीं किया, उनके स्पर्म सैंपल्स इस स्पेसिमेन में नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे यूज हैं। फटाफट क्वेश्चन देख लो इसके छोटे छोटे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस फील्ड से डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इनकरेक्ट फॉर ह्यूमन जीनोम, रेपिटेटिव सीक्वेंस आरएनए के हैं, गलत। 2% से कम जीनोम प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, सही। एसएनपी से आप हिस्ट्री को भी ट्रेस करने की कोशिश करते हो, करेक्ट। रेपिटेटिव सीक्वेंस बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं, करेक्ट। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन? तो ये चीज आप क्लोनिंग से भी कर सकते हो और पॉलीमरेज चेन से भी कर सकते हो। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आप बोलते हो ट्रांसफर ऑफ आरएनए को फ्रॉम जेल टू अ मेम्ब्रेन। ऐसे ही एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम जेल
टू मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आरएनए डीएनए प्रोटीन को अगर आप सेपरेट करते हो जेल पे और फिर मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करते हो तो उनके ये अलग अलग नाम है। ईस्टर्न ब्लॉटिंग कुछ नहीं होती। असर्शन रीजन, एडेनिन कैन नॉट पेयर विद साइटोसिन। ट्रू। Adenine and cytosine do not have a perfect match between hydrogen donor and hydrogen acceptor site, hence they cannot pair. True. हमने क्या कहा था, एडेनिन और थाइमीन ऐसे आते हैं एक दूसरे के सामने कि वो जुड़ पाए, और ग्वानिन साइटोसिन ही ऐसे आ सकते हैं कि वो जुड़ पाए। तो दिख रहा है दैट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहले ये बताया था ना, सीधे बिकॉज लगाया करो। एडेनिन कैन नॉट पेयर विद साइटोसिन बिकॉज दे डू नॉट हैव अ परफेक्ट मैच बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सही है। mRNA is transferred from nucleus to cytoplasm where ribosomes and amino acids are available for protein synthesis. सही है। अब बिकॉज लगा के पढ़ते हैं कि रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म बिकॉज mRNA is transferred from nucleus to cytoplasm where ribosome and amino acids are available. तो ये तो मुझे सही लग रहा है। तो अगेन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि भाई अंदर क्यों नहीं हो रही चीज, क्योंकि एमआरएनए को बाहर भेज दिया जाता है, बाहर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम और अमीनो एसिड्स काम कराने के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर दिस कंप्लीट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट। नेक्स्ट क्लास में वी विल बिगिन विद अ न्यू चैप्टर। एक बार इसके एनसीईआरटी थरली पढ़ना, कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डालना एंड वी विल आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार सारा लेक्चर रिविजिट करना, एनसीईआरटी की एक एक स्टेप को बस दिमाग में बिठा लेना, एकदम इजी से क्वेश्चंस आएंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।